अपवर्तन क्या होता है? रिफ्रैक्शन। अभी हम जो परावर्तन पढ़ रहे थे तो उसमें ये पढ़ रहे थे कि जब कोई प्रकाश किरण एक चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी जाना ऐसा था, या तो ऐसे चली जाती है या ऐसे चली जाती है। जाना चाहिए था कैसे? इसको एकदम सीधे मार्ग पे, लेकिन ये क्या होता है कि या तो इधर मुड़ जाएगी या इधर झुक जाएगी। यानी जो प्रकाश इसका अपवर्तन है, यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में आ जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। विचलित होने की इस घटना को क्या कहते हैं? हम अपवर्तन कहते हैं। पढ़ाया था मैंने, यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम 1 से किसी दूसरे माध्यम 2 में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपके लिए ले सकता हूँ। कांच का गिलास लेंगे और अगर उसमें हम पेंसिल डालते हैं तो वो हमें सीधा ना दिखाई दे के टेढ़ा दिखाई देता है। ऐसे ये पानी भरा है, ये कांच का गिलास है तो ऐसे दिखाई देता है। आप कभी भी देखना कांच के गिलास में अगर पेंसिल डालते हैं तो वो थोड़ा सा सीधा ना होके टेढ़ा दिखाई देता है। वो सीधा टेढ़ा किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की जो आवृत्ति है वो तो प्रत्येक माध्यम में समान होती है, लेकिन प्रकाश की चाल जो है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होने के कारण अपवर्तन की घटना होती है। प्रकाश की जो चाल है, वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में 3 × 10⁸ है, जल में 2 × 10⁸ है, तो इनमें दोनों में डिफरेंस है। उसके कारण वो क्या होता है? उसमें अंतर आता है। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना में क्या रहता है? प्रकाश के अपवर्तन में उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु उसकी चाल बदल जाती है। देखिए, कभी किरण इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, तो ये किस पे डिपेंड करता है? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, अब सघन का मतलब होता है कठोर, सघन का मतलब क्या होता है? कठोर, और विरल होता है दूसरा, उसका मतलब होता है सरल। यानी जब वायु से कांच में जाएगी, वायु से कांच में, ये होता है कांच, ये कठोर हो गया, ये होता है वायु। यानी जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी, यानी विरल से सघन में, अगर ये वायु है तो क्या हो गया? विरल, और ये माध्यम दूसरा क्या है? कांच है, तो ये क्या हो गया? सघन। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? अविलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अविलंब, यानी इसकी ओर क्या होगी? झुक जाएगी। और जब कोई प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी, यानी उल्टा हो, कैसी होने, ऊपर कांच हो और नीचे वायु हो, जब कोई प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, तो अविलंब से दूर हट जाती है। अगर मैं सघन और विरल माध्यम की परिभाषा बोलूं तो कैसे बोलूँगा? जब कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अविलंब की ओर झुक जाती है तो पहला माध्यम विरल माध्यम और दूसरा माध्यम सघन माध्यम कहलाता है, या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम सघन माध्यम कहलाता है। ऐसे ही अगर उल्टा बोलना है तो ये भी बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अविलंब से दूर हट जाती है तो पहला माध्यम सघन और दूसरा माध्यम विरल कहलाता है। दूसरा माध्यम क्या कहता है? विरल कहलाता है। समझ गए ना? ये हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा? अविलंब से दूर हटेगी। विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। पहले माध्यम में आने वाली जो किरण होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। उसको क्या बोलते हैं आप? ठीक है,
दूसरे माध्यम में जो जाने वाली किरण होती है, पहले माध्यम में आने वाली किरण आपतित किरण और दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण क्या कहलाती है? अपवर्तित किरण। आपतित किरण यानी दोनों माध्यमों को जो पृष्ठ है जो अलग करता है उसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी दोनों माध्यमों को जो अलग करता है उसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। उसको क्या बोलते हैं? और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब कहलाता है अविलंब। अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण I और अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण R कहलाता है। आपतन कोण R कहलाता है। ठीक है, आपतन कोण क्या कहलाता है? R कहलाता है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए दो होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें कौन सा? बोर्ड का तल है, यानी इसमें कोई ऐसे नहीं हो सकता। समझ गए ना? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, वो पहला नियम होता है। दूसरा नियम होता है कि एक विशेष रंग के प्रकाश के लिए और निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा साइन I, अपवर्तन कोण की जा साइन R का अनुपात नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है, अर्थात नियतांक होता है। और नियतांक जब होता है तो कोई ना कोई नियतांक होगा। यहाँ एक नियतांक यूज होता है 1 और 2। जो 1 और 2 होता है मेरा, इसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। 1 और 2 को पढ़ाया जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। 1 और 2 को क्या पढ़ाया जाएगा? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब मान लो यहाँ मैं लिख दूँ ANG, क्या पढ़ेंगे इसको? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ऐसी अगर मैं लिख दूंगा GNW, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ओके, इंडेक्स अपवर्तनांक क्या होता है? जब देखिए मैंने कहा अपवर्तनांक अभी बताया था 1 और 2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक को n से लिखते हैं और n बराबर होता है C/V। C होता है प्रकाश की चाल, C होता है प्रकाश की चाल और V क्या होता है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब ये ऊपर जो लिख रहा है वो किस में होगी? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपॉन किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। किसी माध्यम में या वायु, किसी निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कहलाता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया ANG, अगर मान लो अपवर्तनांक ANG है तो वायु में प्रकाश की चाल बटे गिलास में प्रकाश की चाल। अब कहीं GNW आ गया तो इसका अर्थ क्या हो गया? कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, यानी NG/NW, NG/NW। ओके, यानी दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात, ये भी हो गया। किन्हीं भिन्न भिन्न दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, ये आपने हाई स्कूल में नहीं पढ़ा था। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? अभी तक जो हम जानते थे वो जानते थे निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात हमारा अपवर्तनांक कहलाता है, या
एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अपवर्तनांकों के बीच में संबंध क्या होता है? मान लो कोई प्रकाश किरण, पहला माध्यम मैंने वायु मान लिया है और दूसरा माध्यम मैंने कांच, यानी पहला विरल दूसरा सघन। जब मान लो कोई प्रकाश किरण एक माध्यम यानी वन माध्यम से माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाएगी तो क्या होगा? अविलंब की ओर झुक जाएगी, यही होगा। तो साइन आई ये बनेगा, तो इसका जो अनुपात होगा क्या होगा? बोलो। 1n2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, 1n2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। अब मैं मान लूं कि ये जो किरण है, बंद कर दो, बराबर है साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, जब हम 1n2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर का क्या होगा कि जब पहले माध्यम से किरण दूसरे माध्यम में जा रही है तो 1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दूसरे माध्यम में साइन आई अपॉन साइन आर। अब क्या होगा कि मान लो किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाए तो क्या होगा? 2n1 बराबर 1 बराबर क्या हो जाएगा? साइन आर अपॉन साइन आई। तो क्या हो जाएगा? 1n2 इंटू 2n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। तो ये कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1n2 बराबर इंटू 2n1 बराबर 1, या इसको ये लिख सकते हैं 1n2 बराबर 1 अपॉन 2n1। ओके, अगर माध्यम वायु और कांच है, यदि माध्यम वायु तथा कांच है तो क्या होगा? यदि माध्यम वायु और कांच है तो क्या होगा? ANG अपॉन 1 अपॉन, ठीक है, ANG इक्वल टू 1 अपॉन GNA। क्लियर हो गया? यदि 3 माध्यम हैं, अभी कोई प्रकाश किरण 3 माध्यमों में जाए, ऐसे कोई भी 3 माध्यम हो सकते हैं, 1 2 3, तब क्या होगा? तब होगा 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इक्वल टू, या ANG इक्वल टू GNW इंटू ओके। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अविलंब से दूर हट जाती है। यानी वो अविलंब से कैसे हट जाती है? यदि मैं आपतन कोण का मान बढ़ाता जाऊं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। एक विशेष आपतन कोण के लिए, एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। उस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो कैसे बनेगा? सीधा एक बनाएंगे, ये मेरा I बराबर C होगा, देन R बराबर 90, ठीक है। यानी सघन माध्यम, यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो वो अवलंब से दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो सघन माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान, विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, वह आपतन कोण, वह विशेष आपतन कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित
करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। वी नो, हम जानते हैं स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर को स्नेल का नियम भी कहते हैं। 1 and 2, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है 1 and 2। यदि किरण कहाँ जा रही है, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो साइन आई अपॉन साइन आई बराबर क्या हो जाएगा सी, आई बराबर सी, तो साइन 90 बराबर 1 and 2 and 1। दूसरे माध्यम से, ये सघन है मेरा, सघन मेरा कौन सा होता है कठोर, ये विरल है 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 and 1, तो साइन सी बराबर क्या आ जाएगा 2 and 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 and 1, तो साइन, या इसको ये लिख सकता हूँ 1 and साइन सी बराबर 1 अपॉन 1 and 2, या 1 and 2 बराबर 1 अपॉन साइन। क्लियर। यानी जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो जाता है, वह अपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। और सी एन बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन सी, एन बराबर 1। तो आई बराबर क्या हो जाता है सी, यानी जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तो इसका अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, तो किरण विरल माध्यम में जाए बिना वापस सघन माध्यम में लौट आती है। तो किरण विरल माध्यम में जाए बिना वापस सघन माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें तो किरण सघन माध्यम में जाए बिना वापस विरल माध्यम में जाए बिना वापस सघन माध्यम में लौट आती है। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्तें होती हैं। नंबर 1 तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, और नंबर दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होता है, नंबर 1 तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, नंबर दूसरा जो होगा कि किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। किससे जाएगी, सघन से विरल में जाएगी। इसके उदाहरण हैं जैसे हीरे का चमकना, मृचिका का बनना, ये इसके उदाहरण हैं। ओके।